राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक यूनिट 9 हम समझ रहे हैं कि कैसे तैयार करना है। तो ये यूनिट है भारतीय राजनीतिक विचार की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस पेपर से पूछे जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसमें प्रिपेयर हमें करना कैसे है। लोग बताते हैं कि आप फलाने नोट्स लगा लो या ये किताबें रेफ़र कर लो, बट उससे भी आपको खुद ही के नोट्स बनाने होते हैं। चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर लो कोई सी भी, तब भी कोचिंग में भी ये कहा जाता है कि आपको ये किताब भी पढ़नी होगी इसके अलावा। बट अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो कोई आपको ये नहीं बताता कि आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है अगर आपको अपना वैकल्पिक विषय ये तैयार करना है। सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस। सिलेबस देख के आपको समझ में आएगा आपको तैयार क्या करना है। जैसे भारतीय राजनीतिक विचार है, सबसे पहले तो आप इसी के ऊपर कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे। फिर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं, फिर सर सैयद अहमद खान, जो कि कुछ आपके ऐसे विचारक आ जाते हैं जो श्री औरबिंदो हो गया, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय वगैरह। अब इनसे हमें ये नहीं समझ में आएगा कि धर्मशास्त्र के ऊपर प्रश्न क्या पूछेगा या अर्थशास्त्र के ऊपर क्या प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, बौद्ध परंपराएं वगैरह। तो उसके लिए हम देखेंगे PYQs। तो पिछले पूछे गए 40 से 45 साल के आप प्रश्नों को हल करके जाओगे। तो इनको अगर आप देख के चले गए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से भी यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और जो यूपीएससी पूछता है वो हर साल कुछ ना कुछ रिपीट ज़रूर करता है। अराउंड 90% क्वेश्चंस आप ये मान के चलो यूपीएससी के रिपीट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप एक एवरेज भी निकालोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप सिर्फ ये भी कर जाते हो तो भी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके चल जाते हो। और तीसरी चीज़ होती है जो रह गए हैं बच्चे कुछ चीज़ें हैं, वो हम किताबों से रेफ़र करके बता लेते हैं। अब अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो किताबें रेफ़र करके हमने ऑलरेडी ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका इंडेक्स है, ये स्ट्रक्चर है। इसको आपको इसी के हिसाब से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन की है आपने, ये पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है कि वो नोट्स कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें आपको देखना है कि क्या आपके नोट्स में से पिछले पूछे गए प्रश्न यूपीएससी के हल हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे, उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते। आपका पैसा तो गया ही गया, टाइम भी आप ख़राब कर दोगे उसके चक्कर में। दूसरी चीज़ होती है, आपको देखना है कि अगर तो आपके नोट्स में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं तो आपको फिर उन्हीं नोट्स पर स्टिक करके रहना है। दूसरी और कोई कोचिंग, फलाने नोट्स, कुछ भी और किसी की भी तरफ देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो नोट्स काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहली चीज़ है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहाँ से आप शुरू करोगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पे आपके प्रश्न क्या पूछे गए हैं, क्योंकि लोग ना ज़्यादातर यही टॉपिक छोड़ देते हैं कि ये तो स्टार्टिंग का सिलेबस का टॉपिक है, इसको कौन ही पढ़ेगा, सीधा धर्मशास्त्र से शुरू करते हैं। पर वहाँ से नहीं आपको स्टार्ट करना, आपको स्टार्ट करना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन पर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको परिचय देना है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख परंपराएं बतानी है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत बताने हैं आपको। फिर आप बात करोगे धर्मशास्त्र की, ठीक है। धर्मशास्त्र पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे 2013 में प्रश्न पूछा था भारतीय राजनीतिक चिंतन के में धर्म के महत्व का परीक्षण करना है। 2010 में राज्य शक्ति के संदर्भ में धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की तुलना और अंतर करें। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र दोनों की तुलनात्मक ये प्रश्न पूछा गया है। फिर 2004 में भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ बताने हैं। 2003 में मनुस्मृति में निहित प्रमुख राजनीतिक विचार बताने। तो ये इस तरीके के प्रश्न हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही नए प्रश्न हैं। हम भी जब भी धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं। मनुस्मृति के बारे में हम पढ़ते ही हैं धर्मशास्त्र में, है ना। 4 पुरुषार्थ के बारे में हम पढ़ते ही, ये सारी कुछ ऐसे चीज़ें हैं। और जो हम नहीं पढ़ते, जो हमारे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं यहाँ पर, बट हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है दोबारा प्रश्न पूछ ले धर्मशास्त्र में से, और क्या पूछ लेगा, उस चीज़ के लिए हम क्या देखते हैं, अपनी किताबें। तो किताबें भी एंड में मैंने बताई हैं कि कौन सी आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आप क्या स्टार्ट करोगे, परिचय दोगे। सबसे पहले विचारकों के विचार बताओगे आप, धर्म की अवधारणा क्या है, राज्य की दिव्य उत्पत्ति क्या है, राज्य की प्रकृति। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं डायरेक्टली दिए गए हैं या फिर आपके प्रश्न नहीं पूछे गए हैं इसमें से। बट जब आप कोई अच्छी किताबें रेफ़र करोगे, ऑथेंटिक
बुक्स रेफ़र करके देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सारे टॉपिक्स में से यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि है तो इन दी एंड धर्मशास्त्र का है। धर्मशास्त्र का महत्व बताओगे, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध बताओगे, इस पर तो यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा और समाप्ति कर दोगे। उसके बाद आता है आपका इसमें मनुस्मृति और धर्म, मनुस्मृति पर भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप परिचय दोगे, धर्म से संबंधित मनु के विचार बताओगे, फिर मनु की राजनीतिक विचारधारा बताओगे, उसकी समीक्षा करके उसका मूल्यांकन आप यहाँ पर कर दोगे। अब भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ, इस पर भी प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, तो जो जो प्रश्न पूछे हैं उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नों में वही प्रश्न रिपीट भी होके आ जाते हैं। फिर परिचय दोगे इसका आप अर्थ बताओगे, फिर मनुस्मृति में वर्णित 4 पुरुषार्थ बताओगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो आपको करके ही जाने हैं। अब अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में से कौन कौन से प्रश्न पूछे, अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो जैसे कि है आपका 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के तत्वों पर कौटिल्य के विचारों का विवेचना कीजिए। तो ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य के ऊपर अगर प्रश्न पूछा हुआ है तो कोई नया प्रश्न तो नहीं है, ये तो पुराना ही है, ये आप पढ़ते ही हो कौटिल्य के बारे में, है ना। और कौटिल्य के आप राज्य के तत्वों को नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ लोगे, है ना। 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है, शासन कला की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी कौटिल्य के ऊपर प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, राज्य शिल्प के सिद्धांत, तो राज्य के तत्वों पर बताना है, राज्य शिल्प के सिद्धांत बताने हैं। फिर शासन कला पर कौटिल्य मैकियावेली के विचारों की तुलना और अंतर कीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, आप देखोगे तो कौटिल्य और मैकियावेली में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आप इनमें आप तुलना करोगे, अंतर बताओगे। 2013 में पूछा गया था कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विश्लेषण कीजिए। तो सप्तांग सिद्धांत भी ऐसा है कि जो कि बहुत ही नया प्रश्न नहीं है, आप अर्थशास्त्र में पढ़ते ही हो, तो कौटिल्य के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर दोबारा से आप देखो 2009 में कौटिल्य मैकियावेली की शासन की कला पर तुलना और अंतर कीजिए, तो 2009 में भी यही प्रश्न पूछा है, 2015 में भी यही प्रश्न पूछा है। किस तरीके से प्रश्नों को बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2007 में पूछा है अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, उनके कल्याण में उसका कल्याण, कौटिल्य ने कहा था। फिर कौटिल्य पे 2007 में 2 प्रश्न पूछे हैं लगातार में कि कौटिल्य द्वारा परिकल्पित राज्य की सप्त प्रकृति का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से मंडल सिद्धांत यहाँ पर 2003 में पूछा है। 2005 में उन अधिकारियों में से 40 के गबन के तरीके हैं, तो ये सब पूछा है। 1994 में आप देखो कौटिल्य पर प्रश्न पूछा गया है। फिर दोबारा से आप देखो 1993 में भी कौटिल्य पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हो, और ले देके वही टॉपिक्स हैं, वही प्रश्न पूछे गए, क्योंकि 40 से 45 साल का टाइम, ये इतना लंबा समय होता है कि इसमें आपके जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या जितने भी आपके टॉपिक्स हो सकते हैं सारे कवर हो जाते हैं, उसमें कुछ बच नहीं जाता है, और जो बच जाता है वो हम यहाँ पर किताबें रेफ़र करके 2-3 टॉपिक्स और कवर कर लेते हैं। ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं होते, है ना, क्योंकि जितने टॉपिक्स हो चुके होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट यूपीएससी सारे कवर करता है, ऐसा नहीं है, कुछ छोड़ता नहीं है ज़्यादा। अब परिचय देना है, इसमें विचारकों के विचार बताओगे, राज्य और प्रशासन के कामकाज पर कौटिल्य का विचार क्या है वो आप बताओगे, राज्य के तत्व, सप्तांग सिद्धांत के बारे में आप बताओगे कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप बताओगे स्वामिन है, अमत्य है, जनपद है, कोश, दुर्ग, बल, मित्र, ये सब हैं। फिर उसके बाद आता है राज्य की कल्याणकारी प्रकृति। फिर आप बताओगे शासन कला के सिद्धांत क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें परिचय दोगे, कौटिल्य के विचार बताओगे, और जैसा हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर चलता आता है वही आप बताओगे यहाँ पर। अब कौटिल्य और मैकियावेली के बीच के तुलना भी करनी है, उसका अंतर भी बताना है ना, तो यहाँ पर आप बताओगे इसका सबसे पहले तो परिचय दोगे, सबसे पहले आप इसका परिचय दोगे। अब इसमें आपको कौटिल्य और मैकियावेली के बीच समानताएं बतानी है, अंतर बताना है, समाप्ति कर देनी है। फिर कौटिल्य द्वारा भ्रष्टाचार पर क्या विचार है उनके, और उन भ्रष्टाचार पर काबू पाने के उपाय को आपको यहाँ पर सुझाना है। फिर मंडल का सिद्धांत यहाँ पर बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हमेशा ज़रूर पढ़ते हैं, मतलब ये टॉपिक अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो फिर इसका परिचय दोगे, मंडल की अवधारणा बताओगे, बुनियादी समझ बताओगे इसकी क्या है। फिर आप बताओगे शांति की राजनीति या उपाय बताओगे, युद्ध की रणनीति, षड्गुण ने समाप्ति कर दोगे। कौटिल्य के दृष्टिकोण का वर्तमान प्रासंगिकता बताओगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर करके जाना। इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी ज़रूर पूछता है, इसमें आपका टॉपिक आ जाएगा, जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर
ऐड ऑन कर दोगे। अब उसके बाद आता है बौद्ध परंपरा। बौद्ध परंपरा पे बहुत ही लेटेस्ट अभी 2023 में ही प्रश्न पूछा गया था कि धम्म पर बौद्ध विचार राजनीतिक कार्रवाई की मुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद 2021 में प्रश्न पूछा गया था, 2014 में, 2012 में क्या प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि बौद्ध परंपराओं ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को अधिक नैतिक आधार प्रदान किया है? अपने तर्क देने हैं इसमें। 2014 में पूछा था वही कि भारतीय राजनीतिक चिंतन पर बौद्ध परंपरा के योगदान का मूल्यांकन करना है। इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में बौद्ध परंपरा पर टिप्पणी लिखी है। तो एक जैसे से क्वेश्चन ले देके वही पूछे जा रहे हैं, तो ये तो आप करके जाने ही है। अब अगर आप जहाँ से भी अपनी कोचिंग कर रहे हो वहाँ के नोट्स में अगर आपको यही ना मिले तो फिर तो फ़ायदा ही क्या है। अब परिचय देना है इसका, बौद्ध राजनीतिक सिद्धांत बताना है, विचारकों का दृष्टिकोण बताना है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में बौद्ध परंपरा का योगदान क्या है, 4 आर्य सत्य बताने हैं इसमें। फिर कुछ आप बताओगे यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचार बताओगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं कुछ ऐसे विचारक जो कि ये यहाँ पर जो हमने दिए ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छे विचारक आप बताओगे जिनके ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। तो पहले हैं सर सैयद अहमद खान। इनके ऊपर 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि जब कोई राष्ट्र कला और शिक्षा में रहित हो जाता है तो वह गरीबी को आमंत्रित करता है, ये उन्होंने कहा था। तो इसमें आपको आधुनिक भारत में एक सुधारक के रूप में सर सैयद अहमद खान की भूमिका का मूल्यांकन करना है। फिर 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि सैयद अहमद खान एक आधुनिकतावादी के रूप में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको ये प्रश्न जो है ना ये बहुत ही नया प्रश्न नहीं है, काफ़ी पुराना है, क्योंकि आप देखो कि 2013 में यही प्रश्न पूछा था, रिपीट हुआ है ये प्रश्न 2021 में। आप ये देखो एक कि आधुनिक भारत में एक सुधारक के रूप में सर सैयद अहमद खान की भूमिका, और 2013 में पढ़ो सर सैयद अहमद खान एक आधुनिकतावादी के रूप में। प्रश्न में अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इसको किस तरीके से आपको हेडिंग्स क्या बनानी है। तो इसमें परिचय दोगे, शिक्षा और योगदान बताओगे, सर सैयद अहमद खान एक आधुनिकीकरण के रूप में बताओगे। फिर शिक्षा की दिशा में काम करना है, जो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत बताओगे, सक्रिय भागीदारी पर विचार बताओगे, ये यहाँ पर आप फिर एंड कर दोगे, इसको थोड़े से क्रिटिसिज्म देके इसको एंड करोगे आप। अब है यहाँ पर श्री औरोबिंदो घोष। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में प्रश्न पूछा था कि श्री औरोबिंदो के स्वराज के विचार का भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में गहरा महत्व है, विश्लेषण करना है इसका। 2017 में भी इनके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि भारत के अपने नियत लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वराज एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो स्वराज पर प्रश्न पूछा गया था। तो आपके वही प्रश्न देखो आप पूछे जाएंगे। 2016 में संस्कृति राष्ट्रवाद पर श्री औरोबिंदो के विचार बताने हैं। 2014 में राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि धर्म की तरह जीवन जीने का एक तरीका है। फिर 2013 में श्री औरोबिंदो की स्वतंत्रता का विचार बताना है, तो वही आपके स्वराज, स्वतंत्रता, फिर औरोबिंदो घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, इस पर बताना है आपको। ठीक है, तो ले देखिए वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्वराज पर 2 बार प्रश्न पूछा गया है। 2023 का प्रश्न स्वराज पर पूछा गया था, 2017 में ही पूछा गया था ये प्रश्न, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और फ्रीडम पर भी 2013 में प्रश्न होता है। तो काफ़ी ले दे के वही सिमिलर तरीके के टॉपिक, सिमिलर तरीके के वही प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आप परिचय दोगे, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताओगे, उनका क्या रहा था, आध्यात्मिक नेता रहे हैं वो, साहित्यिक रचनाएं उनकी आप बताओगे यहाँ पर। फिर बताओगे राष्ट्रवाद पर श्री औरोबिंदो के कुछ विचार बताओगे, उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में, क्या उनके विचार थे। अब आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर आपको बताना है, फिर संस्कृति राष्ट्रवाद पर बताना है, स्वराज बताओगे आप, स्वतंत्रता पर श्री औरोबिंदो के बारे में बताओगे, औरोबिंदो पर अन्य विचारकों के विचार आप बताओगे। फिर उसके बाद बताओगे समकालीन निहितार्थ बताओगे, जिसमें आपके अभी कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप आलोचनात्मक मूल्यांकन इनका कर दोगे। अब उसके बाद आते हैं एम के गांधी, जिन पर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन एम के गांधी, तो हमेशा आप करके जाना ही चाहिए आपको। 2019 में प्रश्न पूछा था एम के गांधी की स्वराज की अवधारणा बताना है। 2016 में गांधी की आधुनिकीकरण की आलोचना का परीक्षण करना है। 2015 में राज्य पर गांधी के विचार बताने हैं। 2012 में स्वशासन की एक आदर्श इकाई के रूप में ग्राम समुदाय के गांधीवाद विचार का परीक्षण करना है। फिर यहाँ पर वास्तविक अधिकार कर्तव्य के ऊपर गांधी का प्रश्न पूछा गया था 2008 में। 2006 में राज्य के संबंध में गांधी के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। फिर 2003 में गांधी की सत्य और अहिंसा के ऊपर प्रश्न पूछा था। 2002 में अधिकार का सही स्रोत कर्तव्य है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा था।
ठीक है। फिर गांधीवादी सिद्धांत में सबसे प्रमुख अहिंसा, सत्य का पालन और श्रम की गरिमा है, इस पर प्रश्न पूछा था 2001 में। अब आप परिचय दोगे, गांधी के बारे में कुछ विचार बताओगे, फिर गांधी के आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार बताओगे, फिर बताओगे कि गांधी का आधुनिकता का विचार क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य, गांधी का राज्य का विचार क्या है, अराजकतावाद के सिद्धांत आप बताओगे, गांधी का स्वशासन का विचार बताओगे और स्वराज्य की अवधारणा बता दोगे। फिर आएगा आपका अंबेडकर के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 का प्रश्न पूछा गया था, लेटेस्ट है ये बिल्कुल, उनके डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट नारा, शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित करो, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये दलित मूवमेंट के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था, 2023 का प्रश्न है, उसके बारे में आपको बताना था। 2022 में आपका समतावादी न्याय की ओर ले जाता है, इस पर आपकी एक प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक न्याय की अवधारणा समतावादी न्याय की ओर ले जाती है, इस पर प्रश्न पूछा था। इसको आपको ना रॉल्स से तुलना करने के ऊपर आपको बताना है। ये रॉल्स से आपको थोड़ा सा जो जस्टिस एज फेयरनेस था रॉल्स का, उसका आपको एक कंटेक्स्ट लेके डॉक्टर अंबेडकर के साथ जोड़ के उसकी तुलना करके बताना है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का सोशल जस्टिस ले लो आप, और फिर रॉल्स का जस्टिस, इनको। अब 2020 में संविधानवाद पर अंबेडकर के विचार बताने हैं। ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये तो हम जब भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं तो ये टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। 2018 में जाति उन्मूलन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। 2017 में राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक एक सामाजिक लोकतंत्र अपने आधार पर ना हो, ये भी बी आर अम्बेडकर के ऊपर प्रश्न पूछा। 2016 में राज्य समाजवाद के ऊपर पूछा गया था, जो कि अगेन वही ले दे के वही प्रश्न पूछा गया है जो इधर पूछा गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2011 में प्रश्न पूछा था, गांधी और अंबेडकर के विचार बताने हैं सामाजिक न्याय को लेकर, और सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचार बताने हैं 2006 में। ले देखिए वही प्रश्न है, देख लिए आपने प्रश्न क्या पूछे गए हैं। परिचय देना है लोकतंत्र पर, अंबेडकर के विचार बताने हैं आपको यहाँ पर, राज्य समाजवाद के बारे में बताना है, सामाजिक परिवर्तन पर बताना है, सामाजिक न्याय बताना है, सामाजिक न्याय पर गांधी और अंबेडकर ने क्या कहा था वो बताना है, जाति का विनाश क्या है, और संविधानवाद बताना है। फिर आ जाते हैं एम.एन. रॉय पर, जिस पर प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में पूछा गया था, मार्क्सवादी कट्टरपंथी मानवतावादी चरणों पर एम.एन. रॉय के विचार बताने हैं। फिर 2009 में कट्टरपंथी मानवतावाद पर पूछा गया था, 2002 में कट्टरपंथी मानवतावाद, 2001 में कि गांधी और एम.एन. रॉय के संदर्भ में बताना है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख घटक क्या हैं। अब यहाँ पर आप परिचय दोगे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के घटक बताओगे, जिसमें गांधी का राजनीतिक दर्शन जो भारतीय राजनीतिक विचार का एक हिस्सा बन जाता है, एम.एन. रॉय का राजनीतिक दर्शन बताना है आपको, और यही सब फॉलो करते हुए इसकी समाप्ति करनी है। पर आगे अब आएगा जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, कट्टरपंथी मानवतावाद, जिसमें परिचय दोगे, मूल सिद्धांत बताओगे, कट्टरपंथी मानवतावाद की विशेषताएं बताओगे, क्रिटिसिज्म वगैरह बता के वही सेम चलेगा बाकी का। फिर मार्क्सवाद से कट्टरपंथी मानवतावाद तक, तो ये आपको बताना है, मार्क्सवाद की आलोचना करनी है, लोकतंत्र पर रॉय का नज़रिया बताना है और समीक्षा कर देनी है। उसके बाद समकालीन विचारक हैं कुछ, उनके दृष्टिकोण आप यहाँ पर बताओगे, जिसमें भीखू पारेख के ऊपर यहाँ पर 2014 का प्रश्न पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें न्यायिक लोकतंत्र के बारे में आप बताओगे, संवैधानिक प्रावधान बताओगे, दिन प्रतिदिन बढ़ता न्यायिक प्रणाली का महत्व बताओगे, कुछ विचारक बताओगे, ये बताओगे भीखू पारेख के अनुसार क्या कहते हैं वो, प्रताप भानु मेहता के अनुसार क्या है, जवाहरलाल नेहरू के, इसमें आप कुछ विचार बता दोगे। अब जो बुक्स हमने रेफ़र की हैं, जो भी किताबों से हमने ये पूरा कंटेंट बनाया है, लिया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप कुछ भी और रेफ़र नहीं करना चाहते हो, ना कोई किताब ना कुछ भी, तो आप सिनॉप्सिस आईएएस तब आप ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आपने किया तो इन नोट्स के अलावा आपको और कुछ भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स ऑलरेडी पिछले 40 से 45 वर्षों के प्रश्नों को रेफ़र करके ही ये बनाए गए हैं, और साथ में ये किताबें सारी रेफ़र करके ये पूरा कंटेंट तैयार किया गया है।
ये वेबसाइट है synopsisis.com। कोर्सेज़ पर जाओगे, ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल कोर्स पर क्लिक करना, ये पेज खुलेगा। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है, जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप देख लेना। करंट अफेयर्स का कोर्स ज़रूर करके जाना, करंट अफेयर्स PSIR ऑप्शनल के, चाहे आप यहाँ से करो कहीं और से करो, पर करंट अफेयर्स करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ मिस मत करके जाना, ये 2 चीज़ें तो आपको करके जानी पड़ेंगी, चाहे आप कहीं से भी करो, आज करो, कल करनी पड़ेगी, अगले साल करो, जब भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि प्रश्न तो फिर यहीं से ही आएंगे, तो इसलिए ज़रूर कर जाना।